हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज हम इकोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे कि अब पॉलिटी, हिस्ट्री, अकाउंटिंग और इंडस्ट्रियल रिलेशन समझ में आने लग गया है, तो इकोनॉमी से डर लग रहा है लोगों को। जब सब्जेक्ट ज़्यादा हो और नॉलेज कम हो तो दिक्कत यही होती है कि एक समझ आने लगता है तो दूसरे से डर लगता है। कुछ चीज़ समझ आती है तो कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमी से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही हैं, तो मैंने सोचा इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो आज हम इसके प्रीवियस पेपर के एनालिसिस के साथ देखेंगे, चाहे वो क्वेश्चन करंट अफेयर से आए हों इकोनॉमी से रिलेटेड, और चाहे वो इकोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड हों। ठीक है, दोनों ही देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए सब्जेक्ट को। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर देखें। चलिए बात करते हैं इस सब्जेक्ट की हम। तो पिछला पेपर की सीरीज ए है मेरे पास, सबके पास होगी ही। अगर कोई और सीरीज है तो उसमें देख लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी ए सीरीज डली हुई है पहले से। ठीक है, तो जो टेलीग्राम वाले उनके पास तो होगी, जिसके पास जो सीरीज है उससे देख लीजिए। पिछला पेपर तो सबके पास होगा ही लगभग। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा है नहीं वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इन पे विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ आदमी गलती करता है। क्वेश्चन पढ़ता है, जब तक नहीं को याद रखता, जब आंसर देने लगता है तो नहीं को भूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक विशेषता एकाधिकार स्पर्धा की नहीं है। अब एकाधिकार स्पर्धा अगर आपको पता है, ठीक है, तो बहुत सिंपल था क्वेश्चन। ठीक है, नहीं भी पता है तो भी ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन है, बाजार में खरीदारों और बेचने वालों की बड़ी संख्या, विभेदित उत्पादों से बाजार बनता है, तीसरा है बाजार में उत्पाद समजातीय होता है, और चौथा है बिक्री संवर्धन के लिए बिक्री लागतों का प्रयोग किया जाता है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स कंस्टिट्यूट द मार्केट, प्रोडक्ट इन द मार्केट इज होमोजीनियस, सेलिंग कॉस्ट आर यूज्ड फॉर सेल प्रमोशन। तो कॉस्ट का तो कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन की बात हो रही है। ठीक है, तो जो तीसरा ऑप्शन है, बाजार में उत्पाद समझातीय होता है, अगर एक जैसे सबके उत्पाद हैं तो फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहाँ रहेगा। ठीक है, विशेषाधिकार वाला कंपटीशन कहाँ रहेगा, एकाधिकार की बात ही नहीं रहेगी अगर सबका उत्पाद एक जैसा होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो ही नहीं सकती, होमोजीनियस समझातीय प्रोडक्ट वहां पे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए था। कंपटीशन अगर नहीं भी पता तो ऑप्शन देख के आप पता लगा सकते थे। सिंपल क्वेश्चन था, हार्ड नहीं था। दूसरा हम बात करते हैं, सोशल कॉस्ट इज हायर देन इकोनॉमिक कॉस्ट बिकॉज, जो आर्थिक लागत है उसकी तुलना में सामाजिक लागत अधिक होती है। इसका कारण क्या है। समाज अर्थव्यवस्था से बड़ा है, ये तो दिख ही रहा है, इस तरह का तो ऑप्शन होगा ही नहीं आंसर। समाज में राज्य व्यवस्था सम्मिलित है जबकि अर्थव्यवस्था में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये भी पॉलिटी का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तीसरा है बाइस्टैंडर्स, दर्शकों द्वारा वहन की गई लागत धनात्मक होती है। ठीक है, ये एक ऑप्शन हो सकता है। और चौथा है समाज में उपभोक्ता और उत्पादक दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो यही दो ऑप्शन में बात है। इंग्लिश में इसको देखते हैं, सोसाइटी इज बिगर देन इकोनॉमी। ठीक है, ये तो कोई बनता ही नहीं है कहीं से। सोसाइटी इंक्लूड्स पॉलिटी व्हाइल इकोनॉमी डजंट इंक्लूड इट। ठीक है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट बोर्न बाय बाइस्टैंडर्स इज पॉजिटिव, सोसाइटी इंक्लूड्स बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो जो तीसरा ऑप्शन है, कॉस्ट बोर्न बाय बाइस्टैंडर्स इज पॉजिटिव, ये सही था अगर आपको थोड़ा भी कॉस्ट का जो कंसेप्ट है वो पता हो। ठीक है, स्पेशल कॉस्ट क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है। ठीक है, तीसरा है सेस ऑन कोल, ये भी मीडियम कह सकते हैं, ना बहुत हार्ड था ना बहुत सिंपल था। तीसरा है सेस ऑन कोल एट ₹100 पर टन इज अ टाइप ऑफ, कोयले पर 100 रुपए प्रति टन का उपकर निम्न में से किसके अंतर्गत आता है। उपकर लिख दिया गया है ऑलरेडी, ठीक है, और इंग्लिश में सेस, तो इसका मतलब ये कर है। इतना तो समझ में आ गया, जिसको नहीं भी पता है कुछ भी लिखा हुआ है ऑलरेडी, उपकर और सेस। ठीक है, ऑप्शन क्या है, कार्बन कर, कार्बन सब्सिडी, प्रौद्योगिकी के लिए कार्बन प्रोत्साहन, और कार्बन परमिट की बिक्री के लिए कार्बन प्रोत्साहन। कार्बन टैक्स, कार्बन सब्सिडी, कार्बन इंसेंटिव फॉर टेक्नोलॉजी, कार्बन इंसेंटिव फॉर सेलिंग कार्बन परमिट। जब ये टैक्स है तो सब्सिडी तो हो ही नहीं सकती,
इंसेंटिव नहीं हो सकता, इंसेंटिव फॉर सेलिंग कार्बन परमिट नहीं हो सकता, इसका सीधा सीधा ऑप्शन है कार्बन टैक्स। उपकर है तो कर्म ही जाएगा, ठीक है, तो कार्बन टैक्स इसका आंसर था। कोर इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन बिकॉज द फॉर्मर, मूल मुद्रास्फीति सकल मुद्रास्फीति से भिन्न है क्योंकि मूल मुद्रास्फीति कीमत सूचकांक में अस्थिर स्वरूप की वस्तुओं की उपेक्षा कर देती है, कीमत सूचकांक में अस्थिर स्वरूपों की वस्तुओं को सम्मिलित कर लेती है, जिस कीमत सूचकांक पर आधारित नहीं होती है कीमत सूचकांक में उपभोग की केवल महत्वपूर्ण वस्तुओं को ही सम्मिलित करती है। इग्नोर्स आर्टिकल्स ऑफ volatile nature in price index, considers article of volatile nature in price index is not based on commodity price index, considers only core items of consumption in price index। ठीक है, तो यहाँ पे जिसको इन्फ्लेशन पता है, कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है, ठीक है, तो वो सीधा सीधा आंसर है कि ये इग्नोर करती है वोलेटाइल नेचर के जो होते हैं प्राइस इंडेक्स में, ठीक है, उन आर्टिकल्स को इग्नोर करती है, तो ए इसका आंसर है। थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए था, ठीक है, इसके लिए। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो बुक से पूछ लिया गया है, एकमात्र क्वेश्चन है जो इकोनॉमी में बुक से पूछ लिया गया है कि चॉइस ऑफ टेक्निक्स किसने लिखी है, उस टाइम काफी नाम में रही थी, अमर्त्य सेन ने लिखी है, ठीक है, इसलिए पूछ लिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो ये सीधे सीधे करंट अफेयर्स से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज हैज फॉर्मुलेटेड नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी, कौन सी संस्था ने नेशनल स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च की है नवंबर 2016 में, ठीक है, तो इसका आंसर है AICTE। सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने इसको हल्का सा भी पढ़ा होता और आपको संस्था पता है तो आप आंसर लगा दोगे। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ वर्किंग ग्रुप फॉर डिटरमाइनिंग द मेथोडोलॉजी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स इन 2014, ठीक है, भारत में उत्पादक मूल्य सूचकांक 2014 तैयार करने के लिए क्रिया पद्धति निर्धारित करने वाले कार्यदल का अध्यक्ष इनमें से कौन था। ये करंट अफेयर्स तो है इकोनॉमी का, लेकिन साथ में ये डीप भी है, ठीक है, तो करंट अफेयर्स आपको कैसे पढ़ने हैं वो ये क्वेश्चन बताता है कि आपको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स पता होना चाहिए, उसको डिसाइड करने वाली कमेटी और उसको किसने लीड किया ये पूछा गया, ठीक है, तो जो करंट अफेयर्स है वो भी आपको ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, ठीक है, उस पिछले क्वेश्चन में पूछा गया कौन सी संस्था ने चलाया, उसके बाद अगले में पूछा गया कि कौन उसका हेड था, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स का वो और अंदर घुस के है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स इज एम्ड एट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 18 years एंड मेकिंग देम सेल्फ रिलायंट, ठीक है, तो कौन सी ऐसी स्कीम है जो 11 से 18 वर्ष की किशोरियों का सर्वतोमुखी विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए है। इसके शॉर्ट फॉर्म दिए हुए हैं, ठीक है, RGSEAG, IGM, SY, NMEW, RMK, तो जिसको पता नहीं होगा शॉर्ट फॉर्म देख के छोड़ देगा, इसलिए आपको जो स्कीम है उसका शॉर्ट फॉर्म भी पता होना चाहिए। अगर आपको पता है राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स, RGSEAG या सबला स्कीम उस टाइम पे काफी न्यूज में थी और सबला स्कीम जो है मतलब किशोरियों के लाई थी, तो सीधा सीधा आंसर है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में दिया उसने थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज किया है, ठीक है। इसके बाद में है WTO का मेंबर इनमें से कौन नहीं है, तो ये एसोसिएशन पे बात चली गई। स्टैंड अप एंटरप्राइजेस कैन बी एस्टेब्लिश्ड इन, स्टैंड अप एंटरप्राइज कौन से सेक्टर में खोला जा सकता है, फार्मिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ट्रेडिंग सेक्टर, तो स्टैंड अप एंटरप्राइज जो है फार्मिंग सेक्टर में नहीं खोला जाता, ये आपको पता है तो आप आंसर दे सकते थे, ठीक है। इसके बाद है इसरो ने अगस्त 2016 में लॉन्च किया, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, लेकिन मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि करंट अफेयर्स भी आपको कैसे पढ़ने हैं। इसरो ने अगस्त 2016 में स्क्रैमजेट इंजन लॉन्च किया, ठीक है, सक्सेसफुली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू स्क्रैमजेट इंजन इज करेक्ट। इतना ही नहीं कि उसने लॉन्च किया, कौन कौन उस प्रोजेक्ट में था, उसके अंदर से पूछा है कि इट कैन एफिशिएंटली ऑपरेट बोथ इन सबसोनिक एंड सुपरसोनिक कंबस्टर मोड्स, ये सही है, या फिर दूसरा है इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू डेमोन्स्ट्रेट द फ्लाइट टेस्टिंग ऑफ ए स्क्रैमजेट इंजन, ठीक है, तो ये सही नहीं था, इंडिया पहला कंट्री नहीं था, सिर्फ पहला ही सही था। लेकिन क्वेश्चन उसने इसरो में अंदर जाके सुपरसोनिक के अंदर पूछा है, ठीक है, ना सिर्फ प्रोजेक्ट में क्या हुआ था, उस इंजन की खास बात क्या थी वो भी आपसे पूछा है, ठीक है। तो जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं
ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स आपने पढ़ लिए कहीं से और जितना किसी ने बोला उतने ही आपने नोट्स बना लिए। आपको उसको अलग से गूगल पे भी सर्च करना है, जो भी चीज आपको लगती है। जैसे पीएम कुसुम योजना मैंने बोल दिया, कृषि उड़ान योजना बोल दिया, ठीक है, सबला योजना बोल दिया। कोई भी स्कीम जो बोल दी गई, सूचना पोर्टल है, प्रकाश पोर्टल है, कितनी सारी चीजें हैं, उसको आपको फिर सर्च भी करना है और उस हिसाब से आपको नोट्स बनाने की, कौन सी जानकारी से उठ के क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है वो पढ़ाने वाले टीचर को इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन उससे पूछ लिया जाए। तो उसने आपको बता दिया लेकिन अंदर की चीज नहीं बताई, तो आपको भी फिर से पढ़ना है। और यहाँ पे सिलेक्शन और नोट सिलेक्शन आपका है, ठीक है, इसलिए कोई चीज छूटनी आपसे नहीं चाहिए। कोई भी ऐसा कहने वाला, मैंने आपसे पहले भी कहा कि यूपीएससी का कोई भगवान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होगा कि हर चीज कहीं से आ जाएगी। जब तक आपका उसमें पर्सनल इनपुट नहीं होगा, पर्सनल आप उसको नहीं देख रहे हो अलग से, तब तक वो चीज क्रैक नहीं होगी, ठीक है। आपका इनपुट जरूरी है क्योंकि आप देख रहे हो कि वो करंट अफेयर्स में, स्कीम्स में भी अंदर जा रही है, ठीक है। और जो दो क्वेश्चन थे वो थे, एक अटल पेंशन योजना और एक 12 रुपए वाली जो स्कीम थी, जीवन ज्योति योजना, जीवन ज्योति जीवन सुरक्षा, उस टाइम पे दो आई थी। तो एक्सीडेंटल कवर के लिए कितने रुपए था, 12 रुपए। अटल पेंशन योजना के क्या इसमें कौन भाग नहीं ले सकता है, इस तरह का उसका ऑप्शन था कि 40 की उम्र से ज्यादा वाले भाग ले सकते हैं, तो ये उसका एक कंपोनेंट नहीं था। तो आपको अटल पेंशन योजना क्या है, कौन भाग ले सकता है, जीवन ज्योति जीवन सुरक्षा क्या है, कौन भाग ले सकता है, उस टाइम पे इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, सीधे सीधे आ गई। लेकिन फिर भी अंदर ही पूछा गया है ये क्वेश्चन है, स्टार्टअप हब्स आर एग्रीड टू बी सेटअप इन। स्टार्टअप हब्स सेटअप करने के लिए एग्री हुए हैं कहाँ कहाँ पे, आईआईटीज में, आईआईएसईआर में, या एनआईटीज, और फिर चौथा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं थे, बाकी आईआईटीज, आईआईएसईआर और एनआईटीज में था, ठीक है, उस टाइम। तो ये आपको पता होना चाहिए अंदर की स्टार्टअप हब्स कहाँ कहाँ करेंगे। स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम एनवाइसेजेस ईच बैंक ब्रांच टू गिव लोन बिटवीन 10 लाख टू 100 लाख, 10 लाख से लेकर 100 लाख के बीच में स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम को हर ब्रांच को लोन देने के लिए कहा गया है। किसको? टू एटलीस्ट वन एससी एसटी बोरोवर, टू एटलीस्ट वन वुमेन बोरोवर, टू एटलीस्ट वन रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ बोरोवर। एक कम से कम एससी एसटी बोरोवर, एक कम से कम वुमेन, या एक कम से कम रूरल एम्प्लॉयड यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ। तो रूरल अनएम्प्लॉयड यूथ का नहीं था उसमें, एससी एसटी वुमेन का था। तो ये स्कीम के अंदर है। भले ही हमने स्टैंड अप स्टार्टअप और 2-3 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछ लिए, लेकिन फिर भी वो अंदर है। इसरो में अंदर पूछा उसने, स्टार्टअप में अंदर पूछा है, स्टैंड अप इंडिया में अंदर पूछा है, ठीक है। तो इकोनॉमी से रिलेटेड हैं चाहे नहीं है, लेकिन आपको इस तरीके से पढ़ने हैं। अब जैसे ये अटल पेंशन को, जीवन ज्योति को आप कहाँ लोगे? इकोनॉमी में भी ले सकते हो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम में भी ले सकते हो, ठीक है। ये स्टैंड अप स्टार्टअप को कहाँ लोगे? दोनों में ले सकते हो। तो इस तरीके से करंट अफेयर जो है वो आपके मल्टीपल यूज के हैं, लेकिन आपको उसको इस तरीके से पढ़ना है कि कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। इतना नहीं कि किसने बनाई और कौन चला रहा, जस्ट उतना नहीं, उसके अंदर भी कौन इसका हेड था, इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, कब एंट्री होती है, कब निष्कासन होता है। जो इसमें जो गवर्नमेंट स्कीम्स बजट में आती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर अभी कोरोना काल में अगर कुछ निकलती है वो और इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी हर चीज को हमें डीपली पढ़ना है, बजट से रिलेटेड स्कीम्स का, और एक अलग से गवर्नमेंट स्कीम्स का इस चैनल पे भी आएगा, मैं भी बनाऊंगा, ठीक है, लेक्चर आपके लिए। और जो चीजें हैं करंट अफेयर्स की चली रही हैं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहता हूँ, शुरू से मैंने कहा है कि यूपीएससी का कोई भगवान नहीं है, यूपीएससी से ऊपर कोई नहीं है, इसलिए आपका इनपुट आपको डालना ही है हर चीज में, बस डरना नहीं है, ठीक है। अब इकोनॉमी की हम बात करते हैं कि ये सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। तो आपने देखा कि कॉस्ट से रिलेटेड, इन्फ्लेशन से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड, ठीक है, बहुत ज्यादा वो डीप आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि बच्चे रमेश सिंह और जो बहुत सारी बड़ी बड़ी किताबों में पढ़ रहे हैं कि देश आजाद हुआ उसके बाद से इकोनॉमी के लिए क्या हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं पढ़ रहे हैं और बहुत कुछ, मतलब इसमें ये हुआ, फिर किसानों के लिए ये किया, ये नारा कब दिया गया, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। आपको मार्केट का कंसेप्ट, कॉस्ट का कंसेप्ट, इन्फ्लेशन का कंसेप्ट, डेप्रिसिएशन मींस इस तरह की चीजें, स्टैग्नेशन क्या होती है, स्टैगफ्लेशन क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, अलग अलग ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, पावर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, इस तरह की चीजें। ये सारे इंडेक्स क्या होते हैं, किस आधार पर महंगाई कैलकुलेट होती है, किस आधार पर मिनिमम वेजेस कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था उस लेक्चर में मिनिमम वेजेस वाले में कि सीपीआई पे कैलकुलेट होता है, ठीक है, महंगाई हमारे यहाँ सीपीआई पे कैलकुलेट होती है।
तो ये सब क्या है, इकोनॉमी के क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, कैसे ये बनती है, कैसी चीज कैसे कैलकुलेट होती है, उसकी कमेटी का हेड कौन था। तो ये सारी जो इकोनॉमी को बनाती हैं, जो एनसीईआरटीज की बुक्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास की, उसमें से इससे रिलेटेड चैप्टर आप पढ़िए, मार्केट को पढ़िए, कॉस्ट इन्फ्लेशन, इन सबको पढ़िए, ठीक है। जो इकोनॉमी को बनाते हैं उनको पढ़िए डीप में, पीछे आपको जाने की जरूरत नहीं है, पास्ट में, करंट में रहिए, और किताब का एक क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लें और तब भी उस तरह से ना आए, और पढ़ने के बाद भी वो नहीं दे पाए, कुछ गारंटी नहीं है। इसलिए जो हमारी मोटी चीजें हैं, जो हमारी पुख्ता चीजें जो आने वाली है, उन पर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। इकोनॉमी के सब्जेक्ट से डरिए मत, इसको आप लीड करिए, और जो इससे रिलेटेड आप समझ रहे हैं जो मोटा मसाला है, ठीक है, उसको पढ़िए। बिसाइड्स आप बैक में जाएं, मतलब पीछे से बहुत सारा इतना अपने ऊपर लोड कर लें, उसकी बजाय आप जो आपको चीजें बताई हैं, बजट पढ़िए, इकोनॉमिक सर्वे पढ़िए, स्कीम्स पढ़िए, ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्कीम्स है उनको डीप में पढ़िए, बजट में क्या क्या हुआ, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या हुआ, और लास्ट में हमारा ये जो मैंने आपको एनसीईआरटीज बताई, तो इन सब से ही आपका कवर हो जाएगा। एसोसिएशंस को पढ़िए, डब्ल्यूटीओ है आपका, G7 है, G20 है, अभी मीटिंग भी हुई थी कुछ ही टाइम पहले उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ठीक है। G7 है, आसियान है, जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है, न्यूज में है, उनका कौन सा देश मेंबर है, उनकी क्या मीटिंग हुई, क्या बात हुई, ठीक है। तो ये सब चीजें कवर कीजिए जहां से आने वाला है, ठीक है। बिसाइड्स बहुत ज्यादा पढ़ने की बजाय आप जो मोटी चीजें उन पर कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।